आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डेरिवेशन आपको करा दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। आप इस थ्योरी को एक बार रिकैप में पुनः देखते हैं। a प्लस आयोटा बी रूप वाली प्रत्येक संख्या को सममित संख्या कहते हैं, अर्थात सममित संख्या में दो भाग होते हैं। एक भाग होता है इसका वास्तविक भाग, दूसरा भाग होता है काल्पनिक भाग। हमें पता कैसे चलेगा वास्तविक कौन सा है, काल्पनिक कौन सा है। जो आयोटा वाला भाग है वो काल्पनिक होता है, जो बिना आयोटा वाला भाग है वो ऐसा होता है वास्तविक होता है। क्लियर? आयोटा वाला भाग कैसा होता है, काल्पनिक। बिना आयोटा वाला कैसा होता है, वास्तविक। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया है, जेड से। क्लियर? जबकि हमें पता है कैपिटल जेड से हम पूर्णांकों के समुच्चय को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिया गया है, स्मॉल जेड। कन्फर्म? जेड इक्वल क्या हो गया, ए प्लस बी आयोटा कहें या आयोटा बी, एक ही बात है। यहाँ पर ए बी दोनों ही रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक भाग को कैसे व्यक्त करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर? काल्पनिक अथवा अधिकल्पित संख्या वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या होता है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इनका वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त होगी, नेगेटिव, परंतु वो कैसी होगी, रियल। तो क्या कहलाती है, काल्पनिक। जैसे √-3, √-7, ये कैसी है, काल्पनिक। इनका वर्ग करेंगे तो कैसी संख्या आएगी, ऋणात्मक परंतु वास्तविक। -3, -7 कैसी है, रियल है, नेगेटिव रियल नंबर। समझ में आ गया? वास्तविक संख्याओं को तो आप पहले से ही जानते हो, जिनका वर्ग सदैव धनात्मक प्राप्त होता है, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। गणितज्ञ की आयलर ने √-1 को संकेत आयोटा से व्यक्त किया। इसे क्या कहते हैं, आयोटा, ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है। क्लियर? आयोटा से पढ़ा जाता है इसे। आयोटा के प्रयोग से हम ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले जब मूल कैसे हो जाते थे इक्वेशन के, काल्पनिक, तब हम यह कह के छोड़ देते थे मूल काल्पनिक एवं असमान है, परंतु उन्हें फाइंड नहीं कर पाते थे। परंतु आयोटा के प्रयोग से हम उन्हें फाइंड कर पाएंगे। समझ गए? तो यहाँ इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त करने में असमर्थ थे। तो हमें अपनी संख्या पद्धति को, अपनी नंबर सिस्टम को और इंक्रीज करने की आवश्यकता हुई। तो इसके लिए गणितज्ञ आयलर ने √-1 को ग्रीक अक्षर आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे संख्या का ऋणात्मक भाग आयोटा के रूप में बाहर हो गया वर्गमूल से। आपको बताया जा चुका है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, 3 × -1, 3 पे अलग वर्गमूल आ गया, -1 पे अलग आ गया, तो आयोटा 1 करके वर्गमूल से बाहर हो गया माइनस। उसके बाद धनात्मक संख्या रहेगी वर्गमूल के अंतर्गत, जिसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते थे। तो इस प्रकार से हम आयोटा के रूप में प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद गणितज्ञ हैमिल्टन ने सममित संख्याओं को ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में, क्रमित युग्मों के रूप में व्यक्त किया। अर्थात सममित संख्या का जो मानक रूप है, ये कौन सा फॉर्म होता है सममित संख्या का, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप कहते हैं इसे। वास्तविक भाग एवं काल्पनिक भाग दोनों को अलग अलग व्यक्त किया जाता है जिस रूप के अंतर्गत, उस रूप को कहते हैं मानक रूप। मानक रूप को क्या माना, क्रमित युग्म के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में, एक बिंदु के रूप में माना। और बिंदु के लिए हमें एक तल की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिंदु होगा तो एक्स अक्ष चाहिए, वाई अक्ष चाहिए, 2D में कोई बिंदु होगा तो एक
प्लेन चाहिए, तल चाहिए, तो उस तल को सम्मिश्र तल कहेंगे, जहां x अक्ष को वास्तविक माना गया, y अक्ष को काल्पनिक अक्ष माना गया। परंतु दोनों ही अक्षों पर संख्याएं तो वास्तविक ही होंगी, y अक्ष केवल काल्पनिक भाग को व्यक्त करेगा, परंतु संख्याएं तो आपको पता है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आयोटा यह केवल उस भाग को व्यक्त करता है, परंतु कभी भी ए बी का मान काल्पनिक नहीं होता। ए बी हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, क्योंकि हम कोई वास्तविक दूरी ही तय कर सकते हैं, काल्पनिक दूरी को कभी भी तय नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, इसके बाद ध्यान दीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, जबकि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि इनसे बना हुआ ऑर्डर पेयर त्रिमितीय गुण कहां पर जाएगा? कार्तीय गुणनफल के अंतर्गत जाएगा। ए बी प्रकार का एलिमेंट बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा, तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही बनेगा, अर्थात आर क्रॉस आर का ही एलिमेंट होगा। तो ये कहां बिलोंग करेगा? आर क्रॉस आर में। फोर ऑल ए बी के लिए इससे ये कहा जा सकता है कि आर क्रॉस आर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। कर्तज्ञ हैमिल्टन ने त्रिमितीय गुण के रूप में व्यक्त करके ये निर्धारित कर दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और नहीं है बल्कि आर क्रॉस आर ही है। समझ में आ गई बात? आर क्रॉस आर को ही कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया उन्होंने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे व्यक्त किया जाता है? सी कैपिटल लेटर समुच्चय है, निर्दिष्टित करते हैं। सी यूकल हो गया आर क्रॉस आर, अथवा ये कहें सी यूकल ऑर्डर पेयर बनेंगे, सी के अंतर्गत ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। जबकि आपको बताया जा चुका है जीरो भी एक सम्मित संख्या है, 1 भी सम्मित संख्या है, 5 भी है, ये कहा जाए सभी रियल नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसका काल्पनिक भाग 0 हो जाए वो कैसी हो जाती है? विशुद्ध वास्तविक। जिसका वास्तविक भाग 0 हो जाता है वो विशुद्ध काल्पनिक हो जाती है। तो सभी काल्पनिक, सभी वास्तविक योग और अंतर से किसी भी संक्रिया से प्राप्त होंगी, वो सभी सम्मिश्र के अंतर्गत समाहित हैं। उसके अंतर्गत ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो प्राप्त नहीं की जा सकती हो। एट लास्ट समझ लेना चाहिए कि आप 1 को लिखोगे तो 1,0, 0 को भी लिखोगे तो 0,0 त्रिमितीय गुण बना लोगे। समझ में आ गई बात? तो प्रत्येक को ऑर्डर पेयर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर होगी बात? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? आर क्रॉस आर ही है। जबकि त्रिमितीय गुण का जो द्वितीय निर्देशांक है, जो कोटि है, वो काल्पनिक भाग को व्यक्त करेगी, और त्रिमितीय गुण का जो भुज है वो वास्तविक भाग को व्यक्त करेगा। कन्फर्म? कोई शक? आगे समझे। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में क्रम संबंध ऑर्डर रिलेशन परिभाषित नहीं होता है। क्या तात्पर्य है इससे? क्रम संबंध क्या होता है? क्रम संबंध का अर्थ है क्रम से लगा देना, संख्याओं को क्रमानुसार रख देना। क्रमानुसार कब रखा जा सकता है उन्हें? जब हमें यह पता हो कोई संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, जब हम ये निर्धारित करने में असमर्थ हों, छोटा बड़ा देख ही नहीं पा रहे हैं, तब उन्हें क्रम संबंध में नहीं रखा जा सकता है। क्रम संबंध 2 होते हैं, आप पहले से जानते हो। एक होता है आपका आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 ही होते हैं क्रम संबंध। तो वास्तविक संख्याओं को तो क्रम संबंध में रखा जा सकता है, अर्थात उनके लिए क्रम संबंध परिभाषित है, परंतु काल्पनिक संख्याओं के लिए क्रम संबंध परिभाषित नहीं है। किसी समुच्चय में कोई संबंध तभी परिभाषित माना जाता है जब वो संबंध उस समुच्चय के प्रत्येक किन्हीं भी 2 अवयवों के लिए लागू होता है। तो वास्तविक संख्याएं भी कॉम्प्लेक्स में है, काल्पनिक संख्याएं भी कॉम्प्लेक्स में है, तो वास्तविक पर लागू हो जाएगा, परंतु काल्पनिक पर लागू नहीं होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में लागू नहीं होगा।
समझ पा रहे हो? लागू होने के लिए किन्हीं भी दो अवयवों को लिया जाए तब हम निर्धारित कर पाए लेस देन अथवा ग्रेटर देन कौन सा चिन्ह वहां पर आना चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स में निर्धारित माना जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में क्रम संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, अर्थात √-3, √-7 इनमें हम लेस देन अथवा ग्रेटर देन का साइन निर्धारित नहीं कर पाएंगे। हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि इनके मध्य में कौन सा चिन्ह लगाया जाए, जबकि युगल बता सकते हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं युगल तो हो सकती हैं, परंतु छोटी अथवा बड़ी निर्धारित नहीं कर सकती। युगल होने के लिए क्या होना चाहिए? उनके अलग अलग भाग बराबर होने चाहिए, अर्थात वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होना चाहिए, काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर होने चाहिए। ये कहा जा सकता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, अर्थात उनके संगत भाग है वो बराबर होने चाहिए। If and only if two given complex numbers are equal, यदि और केवल यदि दो दी गई सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो उनके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे, परंतु छोटा अथवा बड़ा निर्धारित नहीं किया जा सकता। कन्फर्म? कोई डाउट नहीं है? आगे समझते हैं। अब आगे देखिए, सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मापांक क्या है? सम्मिश्र तल में z = a + i का b, जिसे हैमिल्टन ने ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिख दिया कि मूल बिंदु 0, 0 से दूरी, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होती है? 0, 0। तो सम्मिश्र तल में जो सम्मिश्र बिंदु है AB, उसकी मूल बिंदु से दूरी उस सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाती है? मापांक कहलाती है। मापांक को किससे व्यक्त करते हैं? दो खड़ी लाइनों में z लिख करके। मॉड z क्या प्राप्त होता है? √a² + b² मींस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के योग का वर्गमूल। क्यों? a कौन है? रियल पार्ट ऑफ z, b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है? तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक फाइंड करना है तो उसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों के वर्गों का योग करके वर्गमूल ज्ञात कर लेना चाहिए। वर्गमूल का सदैव कैसा चिन्ह लिया जाएगा? धनात्मक। क्यों? मापांक क्या है? दूरी है, और दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक राशि है। क्लियर? इसलिए मापांक हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ, 0 जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 भी तो एक सम्मिश्र संख्या है। जब 0 का मापांक निकालेंगे तो 0 की 0 से दूरी क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट संपाती हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, पर ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। कन्फर्म? योजितस्मक एवं गुणनतस्मक आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो होते हैं जो ऑपरेशन तो करते हैं, परंतु जिसके साथ ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जिस संख्या के साथ, उसे प्रभावित नहीं करते, अर्थात उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो हम देख रहे हैं योग के लिए ऐसी कौन सी संख्या होती है जो योग तो करती है, लेफ्ट से करेगी तो तब तो कहलाएगी वो लेफ्ट तस्मक, राइट से करेगी तब राइट आइडेंटिटी, और जब दोनों वैलिड हो जाएंगे तब उसे हम तस्मक कहते हैं। तो 0 z के साथ लेफ्ट से योग करें या राइट से योग करें, z ही प्राप्त होगा हमेशा प्रत्येक z के लिए। यहाँ पर 0 भी यूज कर लिया जाएगा तब भी 0 ही प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर 0 कौन हुआ? योगात्मक तस्मक हुआ, अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से गुणन के लिए तस्मक कौन होता है? 1 भी तो एक सम्मिश्र संख्या है। 1 को आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराओ z से या राइट से कराओ, नो इफेक्ट, z ही आएगा फॉर ऑल z के लिए। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में z की वैल्यू कुछ भी रही है, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाता है? गुणनात्मक तस्मक, गुणन तस्मक हो जाता है। इसके बाद देखिए योग प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सम्मिश्र संख्या z का योगात्मक प्रतिलोम कौन होगा? उसका ऋणात्मक होगा, अर्थात उसकी ऋणात्मक सम्मिश्र संख्या होगी। उसकी ऋणात्मक सम्मिश्र संख्या को -z से व्यक्त करेंगे, अर्थात उसके वास्तविक और काल्पनिक भागों का चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या। अगर उस संख्या को आप लेफ्ट से जोड़ दो अथवा राइट से जोड़ दो, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों ही विद्यमान होना चाहिए तभी प्रतिलोम माना जाएगा। तो क्या आ जाना चाहिए? तस्मक, उसी संक्रिया का तस्मक प्राप्त होना चाहिए। ये क्या है यहाँ पर? तस्मक, योज तस्मक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिलोम कौन होता है? उसकी ऋणात्मक सम्मिश्र संख्या। क्लियर? अब बात आती है गुणन प्रतिलोम की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? z का जो गुणात्मक प्रतिलोम है
वो 1/z होता है, अर्थात 1/z को आप z से मल्टीप्लाई करोगे तो z से z लेफ्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा। परंतु यहाँ पर ये 0 ले ली जाए तब, तो 0 के लिए गुणनात्मक प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। z के अंतर्गत 0 ही वह संख्या है जिसके लिए गुणन प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों? 0 को 1/0 करूंगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। सममित संख्याओं के समुच्चय में शून्य को छोड़ करके सभी के लिए गुणनात्मक प्रतिलोम होगा, परंतु शून्य का गुणन प्रतिलोम नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं होगा। कन्फर्म, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर 1/z जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z इनवर्स पढ़ते हैं इसको, z इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। -1 या घात के रूप में नहीं लिया गया है, प्रतिलोम को व्यक्त करने का एक सिंबल है, संकेत मात्र है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो z इनवर्स सिंबल क्या फाइंड हुआ है? ये तो हमने देखा ही है डेरिवेशन के अंतर्गत, z बार अपॉन mod z का स्क्वायर। z बार कौन है यहाँ पर? z बार z का संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है। mod ये तो मापांक है ही, क्लियर। अब संयुग्मी क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। संयुग्मी सममित संख्या, किसी सममित संख्या z इक्वल a प्लस आयोटा b के वास्तविक भाग को अपरिवर्तित, अर्थात वास्तविक भाग नो चेंज, अपरिवर्तित रखते हुए काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने पर, काल्पनिक भाग का मैग्नीट्यूड वैल्यू अर्थात उसका संख्यात्मक मान नहीं बदलना है, संख्यात्मक मान को वही रखना है, पूर्ववत रखना है, केवल क्या बदलना है? चिन्ह। संख्यात्मक भाग नहीं बदलना है, केवल चिन्ह बदलने पर प्राप्त जो संख्या होगी वो भी सम्मिश्र होगी, को z की संयुग्मी कहते हैं। इसे z बार, इसे क्या पढ़ते हैं? z बार, z बार द्वारा व्यक्त करते हैं। z बार इक्वल a माइनस आयोटा b, अर्थात b और a को नहीं बदलेंगे, केवल चिन्ह बदलेंगे आयोटा वाले भाग का, परंतु उसमें आयोटा वाला भाग ही नहीं होगा। तब क्या होगा? तब उसकी संयुग्मी खुद ही हो जाएगी, संयुग्मी उसी के बराबर आ जाएगा, समझ गए ना। और उसके अंदर वास्तविक भाग ही नहीं होगा, केवल काल्पनिक होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। कन्फर्म होगी ये बात। संयुग्मी का पुनः संयुग्मी कर दिया जाए तो वापस वही प्राप्त हो जाएगी। यहाँ ये ध्यान दें, क्या रिमार्क है यहाँ पर टिप्पणी नोट, z इक्वल a प्लस आयोटा b रूप को सममित संख्या का कौन सा रूप कहते हैं? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? कि हमने इसे प्रिमिटिव रूप के रूप में भी देखा है। ये मानक रूप है जहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग करके लिखा जाता है। वह कौन सा रूप होता है? मानक रूप होता है। प्रिमिटिव रूप के रूप में लिखा जाता है तब प्रिमिटिव रूप होता है। एक रूप और भी देखोगे आगे, वो ध्रुवीय रूप होगा, पोलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का सिस्टम समझ में आ गया पूरी तरह से? कहीं कोई शक? देखो डेरिवेशन की बात थ्योरी में आते हैं तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, तो क्वेश्चनों का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए मैथ पॉइंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।